गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लास्ट फ्रेंड्स हम लोगों ने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम कंप्लीट कर लिया, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो फ्रेंड्स अगला चैप्टर अपना आज नया शुरू होने वाला है, दैट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इनकम के 5 हेड, टोटल इनकम के 5 हेड। हेड नंबर 1 सैलरी, हेड नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, हेड नंबर 3 बिजनेस और प्रोफेशन, हेड नंबर 4 कैपिटल गेन और हेड नंबर 5 अदर सोर्सेस, राइट। ये इनकम के फ्रेंड्स 5 हेड। इसमें से फ्रेंड्स आज हम पहला हेड शुरू कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी, राइट। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर ऑलरेडी है, राइट। आप वहां से प्लीज नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा। आप लोग चाहे तो बेटर रहेगा, आप उसका प्रिंट आउट भी ले लें, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा। Income generated from letting out of house property falls under the purview of income from house property as per section 22 of the Income Tax Act. This section governs the taxability of income derived solely from renting out of immovable property. Renting out of immovable property मतलब मैं कोई movable property अगर रेंट पर दे देता हूं तो वो यहां फॉल नहीं करेगी। मैंने movable property, जैसे मैंने अपनी गाड़ी किराए पर दे दी तो वो यहां फॉल नहीं करेगी, यहां पर केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल करेगी, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश द इनकम फ्रॉम अराइजिंग, राइट, इनकम फ्रॉम दैट अराइजिंग फ्रॉम रियल एस्टेट एक्टिविटीज। क्या है फ्रेंड्स, अभी आगे समझ लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम द सेल और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा ध्यान से समझना। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी। मेरे पास मकान पड़ा था, मैंने किराए पर उठा दिया। मेरे पास दुकान थी, किराए पर उठा दिया। गोडाउन था, ऑफिस था, बिल्डिंग थी, फैक्ट्री थी, मैंने किराए पर उठा दिया। कैसी भी बिल्डिंग थी, कैसा भी स्ट्रक्चर था, इमूवेबल, मैंने उसको किराए पर उठा दिया। उससे अगर कुछ अर्निंग आएगी तो वो मेरी क्या होगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाके उसको टैक्स करेंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब मेरे पास बिल्डिंग से इनकम आएगी, बिल्डिंग के किराए से इनकम आएगी, बट वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। कब फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम द सेल और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी एज पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब एक ट्रांजैक्शन ये हो सकता है फ्रेंड्स, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मेरा काम ही बिल्डिंग से डील करने का है। या तो मैं बिल्डिंग्स को सेल परचेज करता हूं या फिर मैं बिल्डिंग्स को किराए पर उठाता हूं। मेरा बिजनेस है ये। मैंने बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलप किया और उसको उठा दिया किराए पर, पूरा का पूरा किराए पर उठा दिया। फ्रेंड्स ये मेरा काम है, ये मेरा क्या है, काम। तो ये मेरा कहां चला जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर, राइट, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। और दूसरा फ्रेंड्स, मैंने किसी बिल्डिंग को सेल किया, परचेज किया, मैंने किसी बिल्डिंग को सेल किया, परचेज किया, उससे मेरी कुछ अर्निंग आएगी तो वो कहां जाएगी, कैपिटल गेन में, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हर इनकम हाउस प्रॉपर्टी में फॉल करेगी। अगर मैं उसी घर को किराए पर उठाकर अर्निंग करता हूं तो वो मेरी कहां जाएगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर मैं उसी को सेल कर देता हूं तो उससे जो अर्निंग आएगी वो जाएगी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब कोई कैपिटल अर्निंग हुई है, कैपिटल एसेट को सेल करने से कुछ अर्निंग हुई, कैपिटल अर्निंग हुई, राइट, कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी, ठीक है। दूसरा, इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी एज पार्ट ऑफ बिजनेस इज असेस्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सेम फ्रेंड्स जो मैंने बोला, मेरा
बिजनेस है प्रॉपर्टी किराए पर उठाने का, बहुत बड़ा रियल एस्टेट है मेरे पास, मैं उसको किराए पर उठाता हूं, उससे अर्निंग आती है, वो मेरा एक बिजनेस है, मेरा फुल टाइम बिजनेस यही है, राइट। तो मेरी अर्निंग कहां जाएगी? इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। जैसे फ्रेंड डीएलएफ है, गुड़गांव के अंदर डीएलएफ का, आप जहां जाओगे आपको डीएलएफ की बिल्डिंग नजर आएगी। तो डीएलएफ का मेजर काम क्या हुआ? डीएलएफ का मेजर काम हुआ बिल्डिंग बनाना और उसको कॉर्पोरेट्स को किराए पर उठा देना। अब उससे जो अर्निंग आ रही है क्या उसकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी? आंसर इज नो। उससे जो उसकी अर्निंग आएगी वो उसकी बिजनेस से अर्निंग है, बिजनेस प्रोफेशन में। बीइंग ए अमित जैन, मेरा काम क्या है? मैं पढ़ाता हूं, मैं ट्रेनिंग्स देता हूं, राइट। मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूं सपोज, और मेरा एक घर पड़ा हुआ है, 2-3 घर पड़े हुए हैं, मैंने उनको किराए पर उठा दिया, उससे अर्निंग आ रही है, तो वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरा हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर उठाने का बिजनेस नहीं है, वो तो मेरी सेपरेट कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी एज ए इन्वेस्टमेंट, मैंने उठा दिया उसको किराए पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि उसका पर्पस क्या है। अगर वो उसको एज ए बिजनेस डील कर रहा है, वो उसको बिजनेस की तरह चलाता है, तो फ्रेंड्स उसकी वो बिजनेस इनकम में जाएगी, ठीक है। सेल परचेज किया, कैपिटल गेन में जाएगी। चलो जी, डेफिनेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर मान लो मैंने प्रॉपर्टी को सेल किया तो वहां कहां जाएगी? कैपिटल गेन में। लेकिन मेरा प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने का बिजनेस है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं, मैंने एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलप किया, अब मैं उन फ्लैट्स को लोगों को बेचूंगा, फ्लैट्स बनाए बेचूंगा, या मैंने बहुत सारे फ्लैट खरीदे और मैं उनको बेचूंगा, यानी मेरा फ्लैट्स को सेल परचेज करने का बिजनेस है। तो इस केस में भी अर्निंग कैपिटल गेन में नहीं जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, ठीक है। तो मेरा अगर उस काम करने का बिजनेस है तो फिर वो इन एनी केस ना हाउस प्रॉपर्टी ना कैपिटल गेन, वो बिजनेस का पार्ट बनेगी। इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। चलो जी, डेफिनेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी कहते किसे हैं, ठीक है, किस किस को हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? द टर्म हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हर तरह का इमूवेबल स्ट्रक्चर हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे उसका पर्पस जो मर्जी हो, वो हाउस प्रॉपर्टी है, राइट। इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे शॉप, गोडाउन, सिनेमा बिल्डिंग, ये सब हाउस प्रॉपर्टी है। स्पेशल पर्पस बिल्डिंग जैसे वर्कशॉप्स एंड होटल्स, ये सब हाउस प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ये सब हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कैसा भी इमूवेबल स्ट्रक्चर होगा जो कि मूव नहीं हो सकता, वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करेगा, और उसको अगर आपने किराए पर उठाया, कुछ अर्निंग आई, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। Additionally, the definition of house property extend any land appurtenant to the building। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? मेरे पास एक बिल्डिंग है, राइट, मेरे पास एक बिल्डिंग है, 3-4 माले की बिल्डिंग है, राइट, घर बने हुए हैं इसके अंदर, और इसके बाहर एक बहुत बड़ी लैंड पड़ी हुई है, राइट। ये घर बना है और इसके बाहर जो कि लैंड इस घर का पार्ट है, यहां पर मैंने फेंसिंग करा रखी है, राइट, यहां पर मैंने फेंसिंग करा रखी है। ये घर, ये बिल्डिंग, राइट, ये लैंड, ये सब जुड़े हुए हैं। ये लैंड जो है इस बिल्डिंग का पार्ट है, ये ओपन स्पेस छोड़ रखा है, तो ये जो लैंड है, ये लैंड भी इसी बिल्डिंग का पार्ट बनेगी, और मैं इसको जब किराए पर उठाऊंगा तो ये पूरी की पूरी इनकम इंक्लूडिंग दिस लैंड कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। अगर मेरे पास अलग से एक लैंड है, अलग से एक लैंड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैंने इसको किराए पर उठा दिया, आप बोलोगे लैंड कौन किराए पर उठाएगा? बिल्कुल उठती है सर लैंड किराए पर। मैंने लैंड किराए पर उठा दी, किसी बंदे को 1 महीने के लिए कुछ काम करना था, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, उसने इस लैंड को किराए पर ले लिया, उसने यहां पर एग्जीबिशंस लगानी थी, उसने अपने टेंट लगाए, एग्जीबिशन लगानी थी, एक सर्कस वाली टीम आई, बोली यहां पर हम सर्कस करवाएंगे, उन्होंने अपने सर्कस के तंबू लगाए, यहां पर सर्कस ऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने 2 महीने के लिए उनको किराए पर दे दी लैंड। इस लैंड से फ्रेंड्स जो भी मेरी अर्निंग आएगी वो कहां जाएगी? वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, नॉर्मली वो कहां जाएगी? वो अदर सोर्सेज में जाएगी। लेकिन अगर ये मेरा बिजनेस है तो कहां जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन में, ठीक है। तो इस डिफरेंस को समझना है। अगर मैं वो बिजनेस पर्पस से उठा रहा हूं, मेरा काम ही वही है, तो वो इन एनी केस जो भी है बिजनेस प्रोफेशन में चली जाएगी, राइट। लेकिन अगर वहां घर नहीं है, केवल लैंड है, तो वो अदर सोर्सेज में जाएगी। वहां प्राइमरी जो कंडीशन है फ्रेंड्स, घर का होना जरूरी है। घर मतलब बिल्डिंग का होना जरूरी है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, शॉप, गोडाउन, जो मर्जी हो, बिल्डिंग का होना जरूरी है। उसके आसपास अगर कोई लैंड भी है, वो भी उसी बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगी, और उसके किराए की अर्निंग भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर एक्स ओन्स ए लार्ज हाउस विद एन ओपन कंट्री यार्ड। एक बड़ा हाउस है, बाहर ओपन कंट्री यार्ड है, बाहर बड़ा सा एरिया खुला हुआ है। विद इन इट्स प्रमाइसेस
ही लीजेस आउट द एंटायर प्रॉपर्टी फॉर मंथली रेंटल इनकम ऑफ 2 लाख। 2 लाख रुपए में उसने पूरी प्रॉपर्टी उठा दी, जिसमें 50,000 रुपए था ओपन एरिया का रेंट, मतलब 1.5 लाख उस घर का और 50,000 जो बाहर ओपन स्पेस है उसका, टोटल 2 लाख में उसने उठा दिया। डिस्पाइट दिस डिवीजन द एंटायर रेंटल इनकम ऑफ 2 lakhs विल बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है, उसका पार्ट है। तो चाहे वो रेंट उसका अलग से आइडेंटिफाइड है, 50,000 रुपए लैंड के थे लेकिन फिर भी पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी में। एज दी ओपन लैंड इज डीम्ड पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ लैंड, जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, वही लिखा हुआ है, अदर सोर्सेज में जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपने लैंड को किराए पर उठाया तो वो कहां, अदर सोर्सेज। ठीक है, चलो जी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देख लेते हैं। सपोज मिस्टर एक्स लीजेस आउट ए वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड टू होस्ट इवेंट सच एज एग्जीबिशंस, वेडिंग पार्टीज, और वहां से कुछ रेंटल इनकम आती है। द टाइप ऑफ इनकम इज कैटेगराइज्ड अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। राइट, वेकेट अगर कोई साइट है, खाली साइट है, तो उसको अदर सोर्सेज में ले जाएंगे। फिर पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका आंसर कर चुका हूं, इसको मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी। राइट, फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस है और मेरे को उसको किराए पर उठाने का बिजनेस है, मैं उसको किराए पर उठाता हूं, बिल्डिंग्स को किराए पर उठाता हूं, मैं बिल्डिंग बनाता हूं, फ्लैट बनाता हूं, उसके अंदर शॉप बनाता हूं और उनको किराए पर उठा देता हूं, मेरी अर्निंग आती है किराए की, जैसे मैंने डीएलएफ का एग्जांपल लिया। राइट, इफ पर्सन होल्ड्स हाउस प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड, मीनिंग द प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड फॉर द सेल और परचेज, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच एक्टिविटीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस and gain from business or profession. Similarly, if person is engaged in the business of letting out of house property, the income earned from such letting will be taxed as profit and gain from business or profession. तो चाहे वो प्रॉपर्टी मैं सेल करने के लिए रखी है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, या फिर मैंने उसे अपने पास रखा है, मैं उसको किराए पर उठाऊंगा। राइट, दोनों ही केस में मेरा वो बिजनेस है अगर, तो वो मेरी कहां जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। फ्रेंड्स इतना हम ये कर क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है, मतलब कहीं भी टैक्स लगा दो क्या फर्क पड़ता है, हाउस प्रॉपर्टी में लगा दो चाहे अदर बिजनेस प्रोफेशन में लगा दो चाहे अदर सोर्सेज में लगा दो, फर्क क्या पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत फर्क पड़ता है। अभी जब आप इन चैप्टर्स की डिटेल में जाएंगे, हर चैप्टर के अपने प्रोविजन है, हर चैप्टर अपनी डिफरेंट टाइप की खर्चे अलाउड करता है, डिडक्शंस देता है। अब हाउस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि बड़े ही लिमिटेड टाइप के डिडक्शंस अलाउड है, बिजनेस के अंदर बहुत डिटेल्ड डिडक्शन होते हैं, बिजनेस में कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म है बिल्कुल डिफरेंट है, हाउस प्रॉपर्टी में बहुत ही सीधा साधा सा है, सिंपल सा है। राइट, आज आप देखोगे यहां पर तो हाउस प्रॉपर्टी में लाते ही उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन में लाते ही उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा, अदर सोर्सेज में जाते ही उसका ट्रीटमेंट फिर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में, जिस हेड में फ्रेंड्स वो फॉल करेगा, उस हेड के हिसाब से जो खर्चे मिलने हैं, उस हेड के जो प्रोविजन है, हर हेड के अपने प्रोविजन है, वो उस इनकम पे अप्लाई हो जाएंगे। इसीलिए ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर कोई अगर डिडक्शन सारी सब जगह बराबर हैं तो फिर तो इन 5 हेड की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो एक हेड बना के उसमें ऐड कर देते। राइट, चलो जी एग्जाम्पल फ्रेंड्स पढ़ लेना आप लोग, वही है कि 100 फ्लैट है, उसको किराए पर उठाता होगा या उसको वो क्या करता होगा, सेल करता होगा, दोनों ही केस में इनकम कहा जाएगी प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। हाउएवर पर्सन होल्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज, अच्छा एक पढ़ना, पर्सन जो है हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करता है सेल परचेज के लिए। उसने बोला जी बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, राइट, बहुत बड़ा बिल्डर है, बिल्डर क्या कह रहा है, बिल्डर ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, राइट, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, मल्टीपल यहां पर फ्लैट है, मल्टीपल फ्लैट बनाई, राइट। अब इन फ्लैट को उसको क्या करना है, सेल करना है। अभी सेल उसके हो नहीं रहे, उसे लग रहा है मार्केट डाउन चल रही है, अभी कुछ टाइम लगेगा इनको सेल होने में, तब तक के लिए उसने क्या किया, उसको किराए पर उठा दिया, उसने इसको लेट आउट कर दिया, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए लेट आउट कर दिया। टारगेट प्लान लेट आउट का नहीं है, प्लान सेल का है। प्लान क्या है, सेल, क्योंकि मैं तो इसको सेल करूंगा, मेरा बिजनेस लेट आउट करने का नहीं है, मेरा बिजनेस फ्लैट्स बना के सेल करने का है, बट शॉर्ट टर्म के लिए जब तक बिक नहीं रहे तब तक मैंने उनको किराए पर उठा दिया, तो ये इनकम उनकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, राइट, क्योंकि ये फ्लैट जो थे किराए पर उठाने के लिए उसने रखे ही नहीं थे। अगर उसकी इंटेंशन किराए पर रखने की होती तब बिजनेस प्रोफेशन में जाती, तब बिजनेस प्रोफेशन में, क्योंकि वो उसका बिजनेस बनता। लेकिन अब जो रेंटल इनकम आई है वो बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस तो सेल परचेज का है, तो किराए की अर्निंग अब उसकी कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, पढ़ लो जी। तो
हाउस वाइफ पर्सन होल्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज, बस टेम्परेली लेट आउट द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सच लेटिंग विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टेम्परेली उठा दिया आपने तो हाउस प्रॉपर्टी में जानी है। ठीक है, अब कंप्यूटेशन कैसे होगी फ्रेंड्स वो देखना। कंप्यूटेशन का पूरा स्ट्रक्चर देख लो एक बार। कंप्यूटेशन होगी, सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जीएवी क्या है अभी बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी निकालनी है। उस जीएवी में से एक डिडक्शन मिलेगी, कौन सी? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कौन सा? जो आप हाउस टैक्स पे करते हो, म्युनिसिपैलिटी को, एमसीडी को एक हाउस टैक्स हम लोग पे करते हैं ईयरली, दैट इज म्युनिसिपल टैक्स। वो आप उसमें से खर्चा अलाउड हो जाएगा। मान लो 5 लाख की जीएवी निकली, 20,000 रुपए मैंने टैक्स दिया, वो कम कर दो, 4,80,000 रुपए मेरी नेट एनुअल वैल्यू एनएवी आ गई। नेट एनुअल वैल्यू एनएवी आ जाएगी। अब इस एनएवी में से मेरे को 2 खर्चे मिलेंगे अंडर सेक्शन 24। एक सेक्शन 24A, 24B। 24A बोलता है कि 30% फ्लैट एनएवी का, यानी कि जो भी आपकी एनएवी आई इसका 30% फ्लैट खर्चा ले लो। फ्लैट खर्चा किस चीज का? आप बिल्डिंग मेंटेन करोगे तो आपके खर्चे तो होंगे। आप रंगाई पुताई कराओगे, कभी को टूट फूट हो जाएगी वो कराओगे। आप हर साल हमारे पास आ जाओगे, कहोगे सर देखो ये इनकम आई 4,80,000 की, इसमें मेरे 2 लाख खर्च हो गए, मेरा 1 लाख खर्च हो गया। किसी साल आप कहोगे 3 लाख खर्च हो गए। हम आपसे हर साल कोई हिसाब नहीं मांगेंगे, हमें आपसे हर साल कोई हिसाब नहीं चाहिए। हम चाहे आपका खर्चा कम हो चाहे ज्यादा हो, हम आपको फ्लैट खर्चे की एक डिडक्शन देते हैं। फ्लैट खर्चे की एक डिडक्शन देते हैं 30%, और इस 30% का हमें कोई हिसाब नहीं चाहिए। अब आपका खर्चा 30% से ज्यादा हो तब भी 30 मिलेगा, आपका खर्चा 30 से कम हो तब भी 30 मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हर साल जब भी आप प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हो, जब अपने लिए रखते हो तो मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है क्योंकि हम थोड़ा घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब किराए पर उठाते हैं तो मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट को पता है मेंटेनेंस भाई कितना होगा, जितनी भी मेरी रेंटल आएगा उसका 30% मेंटेनेंस में चला जाएगा। तो उन्होंने बोला जी 30% आप फ्लैट ले लो, अब कम हो तब भी तुम्हारा, ज्यादा हो तब भी तुम्हारा। ठीक है, तो सेक्शन 24A में मेरे को मेंटेनेंस के नाम की एक डिडक्शन मिलेगी, बट उसको मेंटेनेंस नाम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब एक फ्लैट रेट पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कई जगह आपको ऐसी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है, कई जगह आपको देखने को मिलेंगी, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की? 30%। जो भी एनएवी आई, एनएवी का 30%, 1,60,000 ले लो ये भी। और क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट। आपने मकान बनाया, मकान बनाना फ्रेंड्स आसान नहीं होता। मेरे पास पैसे नहीं है पॉकेट में, क्या मैं घर नहीं बना सकता? बैंक ने बोला आ जाओ जी हमारे पास, थोड़ा सा पेमेंट आप कर दो, बाकी हम लोन कर देंगे, फाइनेंस कर देंगे, आप इंस्टॉलमेंट में चुकाते रहना। आपने कहा जी बहुत बढ़िया आइडिया है, आपने घर ले लिया। अब आप उस घर की इंस्टॉलमेंट बैंक को पे कर रहे हो। उस इंस्टॉलमेंट में फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है प्रिंसिपल और एक पार्ट होता है इंटरेस्ट। एक पार्ट होता है प्रिंसिपल, एक पार्ट होता है इंटरेस्ट। पूरे साल में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है बैंक को उन इंस्टॉलमेंट में, वो भी आप डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 24B। जो आप बैंक को उस घर को लेने के लिए लोन लिया, उस लोन पर इंटरेस्ट पे करते हो, वो भी आप डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 24B। तो सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन मिलेंगी बस। 24A 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। डन, खत्म। उसके बाद फ्रेंड्स इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, इन 2 को रिड्यूस करने के बाद जो बचेगा 480 माइनस 160 माइनस 140, जो बचा 1,80,000, ये मेरी क्या है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000 रुपए। तो जब फ्रेंड्स मैं 5 हेड से, जब इन 5 हेड से मैं इनकम निकालूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी बनेगी? जो मैंने अभी कैलकुलेट की, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहां पर आ जाएगी। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट करनी आ गई। चलो फिर समझते हैं उसको एक बार जरा। क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकलेगी अभी बात करेंगे। GAV निकालनी है। GAV में से एक डिडक्शन, केवल एक डिडक्शन मिलेगी म्युनिसिपल टैक्स की। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, जो हम हाउस प्रॉपर्टी हाउस टैक्स पे करते हैं, ले लो वो डिडक्शन।
डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम आएगी दैट इज एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। और एनएवी में से फ्रेंड्स आपको अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 आपको दो डिडक्शन और मिलेंगी। अंडर सेक्शन 24 स्मॉल ए, सेक्शन 24 स्मॉल बी। स्मॉल ए पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% फ्लैट ले लो, 24A 30% फ्लैट ले लो, और 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने उस घर को खरीदने के लिए किराया लोन लिया, लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाई, उस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट का जो पोर्शन था उसकी डिडक्शन ले लो। बैंक हर साल हमें एक सर्टिफिकेट देता है जब हम लोन लेते हैं, हर साल ईयर एंड पे एक सर्टिफिकेट देता है कि आपने हमें जो इंस्टॉलमेंट पे की है पूरे साल में इतनी इंस्टॉलमेंट पे की, उसमें आपने प्रिंसिपल कितना पे किया और इंटरेस्ट कितना पे किया। वहां से ये इंटरेस्ट हमें पता चल जाता है प्रैक्टिकली। बट एग्जाम में हो सकता है हमें वो कैलकुलेट करने को बोल दे कि इंटरेस्ट भी खुद ही निकाल लो। प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट की कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरेस्ट आपको एक सर्टिफिकेट बैंक का आ जाता है, उसके अंदर लिखी होती है दोनों फिगर कि प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट इतना। इंटरेस्ट को हम यहां से रिड्यूस कर देते हैं, इंटरेस्ट की हम लोग सेक्शन 24B में डिडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिडक्शन लेने के बाद जो बचेगा ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल हो जाएगा, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां फ्रेंड्स अब समझने वाली बात क्या है वो ध्यान देना। देखो म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स ये वाला पार्ट ये आपके एग्जाम में दिया होगा, कुछ कैलकुलेट नहीं करना आपको, राइट। डिडक्शन 24A ये 30% फ्लैट है, इसमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये हायर चांसेस है एग्जाम में दिया होगा, वरना इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, राइट। तो कैलकुलेशन आपकी, तो कैलकुलेशन कहां का इन्वॉल्व है? कैलकुलेशन फ्रेंड्स जो इन्वॉल्व है या तो आपको जीएवी कैलकुलेट करना है, ये जीएवी, या फिर आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बाकी सब आपके एग्जाम में दिया होगा। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो समझना है फ्रेंड्स वो समझना है कि जीएवी कैसे कैलकुलेट होगा और साथ में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दो ही कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। अगले 2 दिन, आज और अगली क्लास में परसों की, मैं केवल जीएवी के बारे में बात करता रहूंगा, केवल जीएवी। अलग अलग सिनेरियो में जीएवी कैसे निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, हम वो समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स वो केवल यही है कि ये जीएवी निकालनी कैसे है, कैलकुलेट कैसे करनी है। ये एग्जाम में निकाल के नहीं दी होगी आपसे, कैलकुलेट वो यही करवाने वाला है, ये जीएवी ही कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है, चलो जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अब जीएवी कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सिनेरियो में। सिनेरियो नंबर 1, अच्छा पहले ये बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डाल देना, राइट। चैट बॉक्स में डाल देना। गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग जुगराज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोई अगर डाउट है फ्रेंड्स, कुछ क्वेरी है यहां तक तो डाल दो एक बार, राइट। चैट बॉक्स में एक बार लिख दो, मैं उसका आंसर कर देता हूं। अब जीएवी की बात करेंगे फ्रेंड्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हर डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे निकलेगी। एक एक सिनेरियो उठाऊंगा, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल उसको समझाऊंगा और फिर अगले सिनेरियो पे जाऊंगा। मल्टीपल सिनेरियो आएंगे और फिर आपको एक रूल समझाऊंगा, उस रूल को अप्लाई करके किसी भी एक सिंगल रूल बताऊंगा, एक सिंगल रूल किसी भी सिनेरियो पे अप्लाई कर देना, आपकी परफेक्ट जीएवी निकलेगी। बट वो लास्ट में बताऊंगा, पहले सारे सिनेरियो समझ लो, फिर एक सिंगल रूल बस याद रखना है दिमाग में। जीएवी गलत हो ही नहीं सकती। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, चलो आप डाल देना चैट बॉक्स में, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, राइट। तो जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। एक मेरा घर है, एक मेरा घर है, वो पूरे साल, राइट, मेरा एक घर है पूरे साल किराए पर था, राइट। लेट आउट फुल ईयर, लेट आउट फुल ईयर, पूरे साल मेरा घर किराए पर था। सिचुएशन ये है, पूरे साल घर था किराए पर, उसकी जीएवी कैसे निकलेगी फ्रेंड्स? उसकी जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले आप ये पता करो कि उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट कितना है, उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट कितना है, और दूसरा पता करो उस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल रेंट कितना है। ये दो रेंटल निकालो, उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट कितना है, उस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल रेंट कितना है, ये निकालो। अब आपने कहा फेयर रेंट क्या होता है जी? देखो फेयर रेंट होता है
अगर सेम टाइप की प्रॉपर्टी मार्केट में किराए पर उठा दी जाए तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है, मार्केट में वो प्रॉपर्टी कितने में किराए पर उठ जाएगी। मैंने कहा जी एक प्रॉपर्टी है वो किराए पर मार्केट में उठ जाएगी कितने में, 25,000 रुपए पर मंथ में। तो मेरा फेयर रेंट हो गया 25,000 रुपए पर मंथ। मैंने कहा जी म्युनिसिपल रेंट भी निकालो। म्युनिसिपल रेंट क्या होता है फ्रेंड्स, म्युनिसिपल रेंट इज एक हमारी हर जगह एक अथॉरिटी होती है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। वो एक वैल्यू निकालती है हर एरिया में कि इस एरिया में अगर प्रॉपर्टी किराए पर उठाई जाए तो हमारे हिसाब से कितनी रेंट पर उठनी चाहिए। एमसीडी म्युनिसिपैलिटी जो रेंटल वैल्यू निकाल रही है उनके हिसाब से जो वैल्यू है दैट इज म्युनिसिपल रेंट। एक तो फेयर रेंट कि मार्केट में अगर एक्चुअल में उठाई जाए तो कितने में किराए पे उठेगी। मैंने कहा जी 25,000 में उठ जाएगी। लेकिन म्युनिसिपैलिटी एमसीडी क्या बोलती है, एमसीडी बोलती है जी हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू 22,000 रुपए है। हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं भाई। मार्केट रेंट फेयर रेंट 25,000 है, म्युनिसिपैलिटी 22,000 है। तो जीएवी निकालने के लिए पहला रूल, इन दोनों में से जो हायर है, राइट, जो भी हायर है इन तीनों दोनों में से वो उठा लो। इन दोनों में से जो हायर है मतलब 25,000। अभी आया नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। ये पहला स्टेप था जीएवी तक पहुंचने का, पहला स्टेप। 3 स्टेप में निकलेगी। स्टेप नंबर 1 कि इन दोनों का हायर निकालो। किसका, फेयर रेंट, मार्केट का क्या रेंट है, म्युनिसिपल रेंट, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है एमसीडी उसके हिसाब से, म्युनिसिपैलिटी उसके हिसाब से कितना रेंट है, दोनों में जो हायर हो वो निकाल लो। हायर वाला आ गया। अब इस हायर वाले को कंपेयर करो किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। अब आपने कहा ये स्टैंडर्ड रेंट कहां से आ गया, तो नई नई टर्म मिलेंगी इसके अंदर। स्टैंडर्ड रेंट कहां से आ गया, स्टैंडर्ड रेंट है फ्रेंड्स, एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट जो रेंट को कंट्रोल करता है। आप रेंट कैसे चार्ज करोगे, कोई डिस्प्यूट होते हैं तो कैसे रिजॉल्व होगा, कितना रेंट इंक्रीज करोगे, बहुत सारी चीजें वो कंट्रोल करता है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट अपना भी बता रहा है कि हमारे हिसाब से रेंटल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, यानी रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से ये वैल्यू कितनी बनती है। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से वो होगा स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से बनता है जी 28,000, 28,000। हायर वैल्यू जो दोनों में से आई उसको रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, और इन दोनों के कंपैरिजन में जो लोअर हो, जो LOWER लोअर, दूसरी स्टेप, जो लोअर हो वो पकड़ लो। दोनों का लोअर कितना हुआ, 25,000। ये 25,000 मेरा होगा एक्सपेक्टेड रेंट। अभी चिंता मत करना, पूरा याद करा दूंगा, पूरा रट जाएगा ये, ठीक है। ये आया एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि गवर्नमेंट कहती है एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना, ये जो लोअर है ये एक्सपेक्टेड रेंट है बेसिकली, राइट। ये एक्सपेक्टेड रेंट गवर्नमेंट यानी कि ये कहती है कि मिनिमम इतनी रेंटल वैल्यू तो इस प्रॉपर्टी की होगी होगी। अब इतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो होगी होगी, राइट। अब आप बताओ आपने कितने पर किराए पर उठाया, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है अब ये बताओ। अभी तक तो हम फिगर एक हवा में खेल रहे थे कि फेयर रेंट कहां से आया जी, मार्केट में अगर उठाते तो कितने का उठता, वो उठाया। म्युनिसिपल रेंट एमसीडी के हिसाब से कितनी वैल्यू है वो निकाली, दोनों का जो हायर था वो निकाल लिया, उसको रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से निकाला, और दोनों का जो लोअर था वो निकाल लिया। अभी तक तो सारी नंबर हवा में है, एक्चुअल तो कुछ है ही नहीं इनमें। अब बोला जी अब बताओ एक्चुअल कितना है। मैंने कहा सर देखो एक्चुअल तो मेरा 22,000 रुपए है, एक्चुअली मैंने 22,000 रुपए पे किराए पे उठाया है। गवर्नमेंट कहती है देखो हम नहीं सुनते, फिर मिनिमम इतना रेंट तो होना ही चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट तो चाहिए ही चाहिए, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप बोलते हो जी मैंने किराए पर उठाया 22,000, तो जीएवी मेरी क्या होगी, जीएवी मेरी होगी 25,000। हायर ऑफ दीज टू, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट। स्टेप 3 में मेरी जीएवी निकल के आई। ये है मेरी जीएवी। रिपीट कर देता हूं, पहले मार्केट में उस की प्रॉपर्टी है, उस तरह की मार्केट में अगर प्रॉपर्टी होती उसका कितना किराया आ सकता था, इतना आ सकता था जी। कंपेयर करेंगे उसको किससे, अगर एमसीडी अपने हिसाब से वैल्यू निकालती तो कितनी वैल्यू है 22,000। इन दोनों में हायर को उठाओ, जो ज्यादा है वो लो। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट कितना है, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से इसका रेंट कितना बनता, मैंने कहा जी उसके हिसाब से 28,000 बनता। तो जो भी इन दोनों में हायर आए अब वो उठा, दोनों में जो लोअर आए, जो दोनों में लोअर आए वो उठा लो,
25,000 लोअर 28 और 25 में से लोअर 25 उठा लो। ये जो 25,000 आएगा दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट को कंपेयर करके जो हायर वैल्यू आई उस हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और जो लोअर आएगी वो लोअर रेंट को मैं एक्सपेक्टेड रेंट बोलूंगा। फ्रेंड्स ये एक्सपेक्टेड रेंट को याद कर लेना, ये एक्सपेक्टेड रेंट वर्ड बहुत आने वाला है, आगे बहुत आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो जैसे ही मैं बोलूं एक्सपेक्टेड रेंट, माइंड के अंदर एकदम आना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रेंट मतलब कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में से जो हायर हो और उसको कंपेयर किया होगा किससे, उसको कंपेयर किया होगा स्टैंडर्ड रेंट से, और उन दोनों में जो लोअर होगा ये वो वाला रेंट है एक्सपेक्टेड रेंट। गवर्नमेंट बोलती है एक्सपेक्टेड रेंट तो आपका मिनिमम किराया हो गई होगा, मिनिमम हम एक्सपेक्टेड रेंट पे तो टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, मिनिमम एक्सपेक्टेड रेंट आपकी जीएवी बनेगी। अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो मिनिमम आपको एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स देना है। लेकिन अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, मेरा अगर एक्चुअल रेंट 22,000 की जगह 30,000 हो जाता तो वो कहते हैं जब 30,000 है तो फिर एक्चुअल पे तो 30,000, राइट। तो मेरे को जीएवी क्या है, मेरी जीएवी इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। क्लियर पॉइंट। जीएवी कैलकुलेट कर रहे आ गई। मैंने किसी प्रॉपर्टी को पूरे साल किराए पर उठाया हुआ है, मैंने किसी प्रॉपर्टी को पूरे साल किराए पर उठाया हुआ है, राइट। पूरे साल किराए पर उठाया 25,000 रुपए हर महीने पे, राइट। 30,000 रुपए हर महीने पे, 30,000 महीने पे, क्या टैक्स 30,000 पे लगेगा? ऐसे नहीं पता चलेगा। कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले मेरे को फेयर रेंट चाहिए, फिर मेरे को म्युनिसिपल रेंट चाहिए। फेयर और म्युनिसिपल रेंट को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों में जो हायर होगा वो निकालूंगा, उन दोनों हायर में से जो राइट उसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रेंट से, एंड देन जो वैल्यू आएगी लोअर उसको कंपेयर करूंगा किससे, राइट। ये मेरी जो वैल्यू बनेगी दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट, और इसको कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट से। दोनों में जो हायर होगी दैट इज माई जीएवी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, राइट। एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन आया सपोज आपके पास, राइट। क्वेश्चन आया मिस्टर एक्स हैज वन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसका जो म्युनिसिपल वैल्यू है दैट इज 50,000 पर मंथ, राइट। म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 पर मंथ। उसका फेयर रेंट कितना है उसका 55,000 पर मंथ। उसका स्टैंडर्ड रेंट, राइट, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू इज 60,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट के दो सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2। एक्चुअल रेंट पहला सिनेरियो 50,000 राइट पर मंथ, और एक्चुअल रेंट दूसरा सिनेरियो 70,000 पर मंथ। दोनों सिनेरियो में इसको कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। एंड क्वेश्चन है कैलकुलेट इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। कैलकुलेट इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं, राइट। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे जीएवी निकालनी है। जीएवी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? जीएवी निकालने के लिए मुझे चाहिए फ्रेंड्स फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल रेंट। फेयर रेंट कितना है 55,000, राइट। मल्टीप्लाइड बाई इसको 12 कर लो। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 50,000 पर मंथ इंटू 12 कर लो, तो ये आएगी फ्रेंड्स कितनी 6 लाख, और ये कितना आएगा 6,60,000 पूरे साल का, ठीक है। दोनों में हायर ऑफ अबव 2, इन दोनों का हायर जो है, कौन सा हायर दोनों में से 6,60,000, राइट। उसके बाद इसमें से क्या निकालेंगे? इसको कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मेरा कितना है 60,000। स्टैंडर्ड रेंट 60,000 इंटू 12 7,20,000, राइट। लोअर ऑफ अबव 2, दोनों में लोअर कितना है 660, तो मैं 6,60,000 ले लूंगा। दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट, दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट। ये जो कंपेयर मैंने किया ये एक्सपेक्टेड रेंट आया।
अब इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, एक्चुअल रेंट, राइट। अब एक्चुअल रेंट के मेरे दो सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1 पहले सिनेरियो से बनाते हैं। 50,000 रुपए पर मंथ, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आया? 6 लाख, राइट। तो 6 लाख के हिसाब से फ्रेंड्स मेरा कितना बनता है? 6 लाख के हिसाब से 660 माइनस 660 और 6 दोनों में जो हायर होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज 6,60,000। इट इज माई GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी ये होगी। इसके अंदर फ्रेंड्स म्युनिसिपल टैक्स आपको अलाउड हो जाएंगे। सपोज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 20,000 पे किए हैं, 20,000, राइट। तो म्युनिसिपल टैक्स 660 में से 20,000 के म्युनिसिपल टैक्स ले लो, 6,40,000 की मेरी क्या आ गई? नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से अब क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड 24B। 24A क्या बोलता है? 30% ऑफ NAV। 640 का 30% निकाल लो जी, 6,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 30%, 1,92,000 हो गया, 1,92,000, राइट। और 24B क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसको निल मान लो, ठीक है। तो ये माइनस करो, ये माइनस करो, 640 माइनस 1,92, 4,48,000 रुपए। ये मेरा क्या आ गया? इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सिनेरियो 2 लेते हैं। सिनेरियो 2 है जहां पर रेंट जो रिसीव हुआ है मेरा वो 70,000 है, ठीक है। तो फेयर रेंट मेरा सिनेरियो 1 था ये, अब ये सिनेरियो 2 ले लो, 6,60,000। सेम म्युनिसिपल रेंट कितना होगा? सेम 6 लाख। हायर ऑफ दीज टू 6,60,000। देन स्टैंडर्ड रेंट 7,20,000। इन दोनों में जो लोअर है, लोअर जो भी होगा 6,60,000। एक्सपेक्टेड रेंट तक तो कैलकुलेशन सेम होनी है, एक्सपेक्टेड रेंट तक कोई चेंज नहीं आएगा। आगे फ्रेंड्स जितने भी सिनेरियो दिखाऊंगा सबके अंदर एक्सपेक्टेड रेंट बिल्कुल ऐसे ही। तो एक्सपेक्टेड रेंट का तो रट्टा लगा लो कि फेयर रेंट म्युनिसिपल रेंट दोनों को कंपेयर करके हायर पकड़ लो, उस हायर को कंपेयर करो किससे? स्टैंडर्ड रेंट से, और जो लोअर आएगा वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ये तो रट्टा मार लो, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आ गया मुझे। अब इस पे कंपेयर करो एक्चुअल रेंट। पहले था 50K इंटू 12, अब हो जाएगा 70K इंटू 12, राइट। 8,40,000। एक्सपेक्टेड 660 और एक्चुअल मेरा 840, हायर ऑफ दीज टू। तो यहां पर मेरा फ्रेंड्स 8,40,000। 8,40,000 में म्युनिसिपल टैक्स 20,000 के मिल जाएंगे, 8,20,000। इस पे 30% की डिडक्शन ले लो, 8 लाख। कैलकुलेशन में देख लेना मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई 30%, 2,46,000 रुपए का, राइट, मिलेगा। और माइनस करो इसमें से 2,46, और ये 24 भी निल है, ये निल हो गया, तो ये दोनों माइनस कर दो, 8,20 माइनस 2,46, 5,74,000 रुपए, राइट। इन दोनों सिनेरियो में फ्रेंड्स इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी निकालनी फ्रेंड्स सीखनी है। ये जीएवी ही थोड़ी सी मुश्किल है, इसके डिफरेंट सिनेरियो आएंगे, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग मेथड अप्लाई होगा, लेकिन एक मेथड कॉमन रहेगा जो आप ये निकालते हो, लोअर ऑफ ईआर, एक्सपेक्टेड रेंट। ये हर जगह कॉमन है। एक्सपेक्टेड रेंट जो मर्जी सिनेरियो आए, एक्सपेक्टेड रेंट कभी चेंज नहीं होने वाला। एक्सपेक्टेड रेंट जो मर्जी सिनेरियो हमेशा 12 महीने का निकलेगा, जो मर्जी सिनेरियो एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का निकलेगा। आगे जाके अलग अलग सिनेरियो देखोगे, मेरी प्रॉपर्टी 2 महीने किराए पर थी, 10 महीने खाली पड़ी थी, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकलेगा। मेरी प्रॉपर्टी 3 महीने किराए पर थी, 3 महीने में खुद रहा, 3 महीने किराएदार भाग गया किराया लेके, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकलेगा। इन एनी केस एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का ही निकलेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट का तो रट्टा लगा लो, आंख बंद करके एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर देना। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकलेगा। हां, वो अलग बात है कि इसी साल मेरा घर बना, इसी साल मेरा घर बना और घर ही मेरे पास 3 महीने के लिए था, पहला साल है, तो वो एक सिनेरियो अलग है, उसको साइड कर दो। अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का निकलेगा। गुड मॉर्निंग महेंद्र, गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। चलो, तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आ गया। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, जो भी हायर होगा वो मेरी जीएवी। जीएवी से मुझे क्या मिलेगा? जीएवी से फ्रेंड्स मुझे मिलेगा
म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन एनएवी आ जाएगी, एनएवी से मेरे को 2 डिडक्शन मिलेंगी, 24A 30% ऑफ एनएवी, फ्लैट 30%। एग्जाम में अगर दिए हुए हैं कि ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, सबको साइड कर देना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हो सकते हैं। आपको फ्लैट 30% देना है। अंडर सेक्शन 24A फ्लैट 30 लिखा हुआ है, देखना ही नहीं कुछ भी। हां, लेकिन अगर ये हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस में जाके टैक्स हो जाती तो 24A तो हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा, बिजनेस में नहीं मिलेगा। बिजनेस में कुछ और ट्रीटमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आइटम कहां जाके टैक्स होगा। ठीक है, चलो जी, तो ये फ्रेंड्स देख लिया हमने। वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन के ऊपर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अब पढ़ लेते हैं जो मैंने बताया, क्या वही लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 23(1)(a) और B, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। कंपेयर फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो और उसमें जो हायर वैल्यू है वो सिलेक्ट कर लो। फिर कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट। अब इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो। कंपेयर द रेंट सिलेक्टेड इन प्रीवियस स्टेप, मतलब इस स्टेप में जो रेंट आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो। एंड लोअर ऑफ दीज टू, इनमें जो लोअर है वो उठा लो, राइट। उसके बाद कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विद रेंट रिसीव, तो जो लोअर है वो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। देखो बोल रहा है कि जो इनमें लोअर होगा वो कंसीडर्ड, वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट, राइट। और इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से। कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट विद रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एंड हायर ऑफ दीज टू शैल बी कंसीडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये बनेगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। की टर्म्स, फेयर रेंट लिखा हुआ है, द रेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग इन द सेम लोकेलिटी। अब फ्रेंड्स आपको ये फेयर रेंट एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि फेयर रेंट कैलकुलेट करो, कि आप म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करो, कि आप स्टैंडर्ड रेंट कैलकुलेट करो। ये आपके एग्जाम में नंबर दिए होंगे, फिगर दी होंगी, ये अमाउंट आपको दिए होंगे। ये टेंशन मत लेना कि मुझे कैलकुलेट करने को आएगा। कैलकुलेट जीएवी करनी है बस, हमें फेयर रेंट कैलकुलेट नहीं करना है, स्टैंडर्ड रेंट कैलकुलेट नहीं करना, म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। वो नंबर हमें दिए होंगे एग्जाम में, बस हमें उसको यूज करना है। यूज करने के लिए मुझे ये रूल पता होना चाहिए बस, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन द रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स, राइट। स्टैंडर्ड रेंट द हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से हाईएस्ट पॉसिबल रेंट इतना बनता है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो अभी मैंने करवाया था ना वैसा ही एग्जांपल है ये आप कर लेना। जो मैंने अभी पेपर पे करवाया था वैसा सही है, ठीक है। ये आप कर लेना फ्रेंड्स। यहां तक अगर कुछ डाउट है फ्रेंड्स, काफी सारे इसके अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं, ये प्लीज इनको ट्राई करना। और कुछ भी प्रॉब्लम, चलो एक काम करता हूं, एक मैं करवा देता हूं, एक कर लेते हैं यहां पर, बस बाकी मैं नहीं करवाऊंगा, एक कर लेते हैं। मिस्टर रोहन हैज वन हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट 80,000 पर मंथ, फेयर रेंट 90,000, म्युनिसिपल वैल्यू 70,000, स्टैंडर्ड रेंट 81,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है 60,000 रुपए, इंटरेस्ट पे किया है प्रॉपर्टी पर 50,000 का। कह रहा है जी कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी, कह रहा है इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो। इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो और कोई इनकम उसकी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा रहा है, ठीक है। तो जीएवी कितनी निकलेगी? जीएवी देखो निकालने का ही मेथड, सबसे पहले फेयर रेंट मेरे को दिया है जी 90,000 इंटू 12 1080। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 70,000 रुपए, तो 70 इंटू 12 840। उसके बाद दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट कितना, पहले इन दोनों के हायर निकालो, इन दोनों में हायर निकला 1080। अब स्टैंडर्ड रेंट 81,000, 81 इंटू 12 972। इन दोनों में जो लोअर है 972, ये मेरा क्या हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से। एक्चुअली में लेट आउट किया है उसने 80,000 में, तो 80,000 इंटू 12 960। इन दोनों में जो हायर बनेगा 972, राइट। 972 में से क्या करो, म्युनिसिपल टैक्स को रिड्यूस कर दो। 60,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, रिड्यूस कर दिया, 912 आ गया। अब इसमें दो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24A 24B। 24A कौन सी, 30% फ्लैट, 912 का 30%, एनएवी का 30% देना है। गलती से जीएवी का मत कराना, एनएवी का, एनएवी 30%, 912, राइट। तो 30% 273,600 और 50,000 रुपए क्वेश्चन में दिया है, इंटरेस्ट पे किया है उसने इस प्रॉपर्टी पर, लोन लिया था, तो 50,000 रुपए इंटरेस्ट की भी डिडक्शन ले लो। तो 912 माइनस 273 माइनस 50, 588 मेरी इनकम हो गई अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब इस पे उसने बोला टैक्स की लायबिलिटी निकालो पूरी। तो फ्रेंड्स मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, और कोई इनकम है ही नहीं, तो यही इनकम मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। चैप्टर 6A की डिडक्शन दे दो,
कोई भी नहीं दे रखी है एग्जाम में, 0 ले ली। 5,88,400 मेरी टोटल इनकम आ गई। 5,88,400 पे अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 1,88,400 पे 5% का टैक्स बनेगा। तो आप स्लैब के हिसाब से निकालोगे 9,420 रुपए इस पे टैक्स आएगा, राइट। 1,88,400 का 5% निकालना 9,420 आएगा। और रिवेट अंडर सेक्शन 87A कब मिलती है? 87A कब मिलती है? 87A मेरी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो मेरे को 60,000 रुपए तक टैक्स में छूट मिल जाती है। मेरी इनकम 12 लाख तक होनी चाहिए। क्या इनकम 12 लाख तक है? 5,88,400 यस 12 लाख के अंदर ही है, तो मेरे को 60,000 रुपए तक टैक्स में छूट मिल जाएगी। जितना भी टैक्स है 60,000 तक फ्री, राइट। तो सारा का सारा छूट गया। इसके आगे HEC वगैरह कुछ नहीं है, टैक्स लायबिलिटी 0। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आगे और दिए हुए हैं, प्लीज इसको खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना। अलग अलग सिनेरियो इसके अंदर मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। जो ऑलरेडी बता चुका हूं वो एक टॉपिक और आ गया, डिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस। सेक्शन 23(1) कहता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस की आपको डिडक्शन मिलेगी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट कुछ एक दो चीजें इसके अंदर और लिखी है, इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। भाई म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन कहां से मिलेगी? GAV से। GAV से म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। बट क्वेश्चन आता है कब कब मिलेगी? क्या हर केस में मिलेगी? म्युनिसिपल टैक्स की मेरे घर पे रसीद आ गई, म्युनिसिपल टैक्स की मेरे पास रसीद आ गई, उसमें लिखा है कि 20,000 रुपए का टैक्स पे करो। मैंने इस साल उस टैक्स को पे ही नहीं किया, मैंने पे किया अगले साल, डिडक्शन कब मिलेगी? बस इसी का आंसर ढूंढना है यहां पर। डिडक्शन कब मिलेगी फ्रेंड्स? म्युनिसिपल टैक्सेस की जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो पेमेंट बेसिस पर मिलेगी, यानी जिस साल में आपने उसकी पेमेंट की उस साल में आप डिडक्शन ले लो। 20,000 रुपए हर साल का म्युनिसिपल टैक्स बनता है। इस साल की मेरे पास रिसीट आई, मैंने कोई पेमेंट नहीं की, अगले साल फिर आ गया, अगले साल की भी रिसीट आ गई 20,000 की, मैं डिपार्टमेंट गया, 20 इस साल के और 20 उस साल के पे करके आ गया, इकट्ठे 40,000। तो इस साल 20,000 की नहीं मिलेगी, अगले साल पूरे 40 की डिडक्शन ले लो, यानी जितना पे किया उतनी डिडक्शन ले लो। म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन हमेशा पेड बेसिस पर मिलेगी, ड्यू या एक्रूअल बेसिस पर नहीं मिलेगी। बस ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस की पूरी डिडक्शन मिलेगी, बट जितना आपने पे किया, जितना आपने पे किया। अब एक सिनेरियो यह भी हो सकता है कि मैं हूं मिस्टर ए, अमित, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर उठाई मिस्टर बी को। नॉर्मली म्युनिसिपल टैक्स जो ओनर है ए वो पे करेगा, लेकिन मैंने एग्रीमेंट करवा लिया बी से कि म्युनिसिपल टैक्सेस भी आप ही पे करोगे, बी को ही म्युनिसिपल टैक्स पे करने हैं। तो क्या मैं जब अपनी इनकम निकालूंगा, क्या मैं जब अपनी GAV निकालूंगा, इसमें से म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन ले सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि पेड बेसिस पर मिलेगी जितना मैंने पे किया। अगर मैंने कुछ पे नहीं किया तो मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह का सिनेरियो आ सकता है कि ए के पास ये सारी इनकम आती है, ए का इतना रेंट आता है, इतना स्टैंडर्ड रेंट, इतना ये इतना वो, और उसमें एक लाइन लिख देंगे वो कि म्युनिसिपल टैक्सेस हैज बीन पेड बाय मिस्टर बी, जो टेनेंट है। यहां पर म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन ए को नहीं देनी है। सिनेरियो एक ये भी हो सकता है 20,000 रुपए पर मंथ का म्युनिसिपल टैक्स है, 10,000 मिस्टर ए पे करते हैं, 10,000 मिस्टर बी, दोनों ने आधा आधा पे करना है, एग्री कर लिया, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10,000 की। जितना मैंने पे किया, जितना ओनर ने पे किया, जब वो अपनी GAV निकालेगा उस GAV में से जितना एक्चुअल पे किया, ड्यू नहीं, एक्रूवल नहीं, पे किया, जिस साल में उस साल की, जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल में जितना पे किया उतनी डिडक्शन ले लो, बस खत्म। राइट, म्युनिसिपल टैक्सेस also known as house tax, property tax are levied by local authorities like the municipal corporation department MCD, जैसे MCD लगाती है, right, for the maintenance and development of town and cities according to the proviso to section 23(1) of the Income Tax Act. An SSE who has paid municipal taxes can claim a deduction for the amount paid from the gross annual value. GAV से उसने जितना भी पे किया है डिडक्शन मिल जाएगी। की पॉइंट्स क्या है इसके? एलिजिबल फॉर डिडक्शन, दी SSE इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बट ओनली द एक्चुअल अमाउंट पेड, ओनली एक्चुअल अमाउंट पेड, मतलब जितना पे किया बस।
टैक्सेस ड्यू बट नॉट पेड, नो डिडक्शन विल बी अलाउड। ड्यू हुए बट पे नहीं किया, अलाउड नहीं होगा। टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, टेनेंट ने पे कर दिया तब भी अलाउड नहीं होगा। इफ टेनेंट हैज पेड द प्रॉपर्टी टैक्स, एसएससी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन। ठीक है, तो जितना मैंने पे किया है एज ए ओनर उतनी डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 24-25, द म्युनिसिपैलिटी लेविड टैक्स 50,000 बट द एसएससी पे 30,000। कह रहा है 50,000 की डिमांड आई थी, एसएससी ने 30,000 पे किया, तो कह रहा है कोई नहीं 30,000 की डिडक्शन ले लो। म्युनिसिपैलिटी अब अगले साल आ गया, अगले साल म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया 40,000 का फिर टैक्स भेज दिया बना के। उसने अब की बार क्या किया 60 पे कर दिया। 60 कैसे, पिछली बार का जो 20 का डिफरेंस था कह रहा है वो भी पे कर दिया और 40 इस बार का भी दे दिया कि पूरा छुट्टी हो 60। तो कह रहा है इस बार जो है पूरी 20,000 मिला के, तो इस बार पूरा 40 और प्रीवियस ईयर का 20 सारा मिला के 60,000 की डिडक्शन मिल जाए। ठीक है, देन कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस वेकेट फॉर सम पीरियड। अब फ्रेंड्स एक और सिनेरियो आ गया। पहले सिनेरियो क्या आया, एक सिनेरियो था जो आपने अभी देखा कि मैंने घर को पूरे साल किराए पर उठाया हुआ है, मैंने घर को पूरे साल किराए पर उठाया, तो मैंने क्या किया पूरे साल का फेयर रेंट, पूरे साल का म्युनिसिपल टैक्स, दोनों में जो हायर हो उसको कंपेयर किया पूरे साल के स्टैंडर्ड रेंट से, राइट। इन दोनों में जो भी लोअर हो वो मेरा क्या आया एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को मैंने कंपेयर किया पूरे साल के एक्चुअल रेंट से, क्योंकि पूरे साल मेरी प्रॉपर्टी किराए पर उठी हुई थी, पूरे साल के एक्चुअल रेंट से। और इन दोनों में जो हायर आया दैट इज माय जीएवी। पूरे साल मेरा घर किराए पर उठा हुआ था। अब दूसरा एक फ्रेंड सिनेरियो आता है, यहां पर बोलता है कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस वेकेट फॉर सम पीरियड। कुछ पीरियड के लिए वो घर खाली पड़ा हुआ था, कुछ पीरियड के लिए वो घर खाली पड़ा हुआ था। सेक्शन 23 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट सी इस सिनेरियो की बात करता है। फ्रेंड्स एक बार क्रिएट कर देता हूं पिक्चर और फिर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो सिनेरियो क्या है, एक प्रॉपर्टी है मेरी जो कि 10 महीने लेट आउट थी और 2 महीने, राइट, 2 महीने वेकेट थी। 10 महीने किराए पर थी और 2 महीने के लिए वेकेट थी। ये मेरा सिनेरियो है। रेंट मेरे पास जो आया 10 महीने वो आया 50,000 पर मंथ के हिसाब से, 2 महीने का रेंटल आया ही नहीं, तो 50,000 के हिसाब से 10 महीने का 5 लाख रुपए आया मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में भी वो फ्रेंड्स वही बोलता है कि पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, कितने पीरियड का, पूरे 12 महीने का। एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा फ्रेंड्स 12 महीने का निकलेगा, पूरे 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। मैंने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला पूरे 12 महीने का। कितना निकल के आया जी, एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया जी 5,50,000 रुपए। ठीक है, मैंने वो सारा कंपैरिजन किया, पहले हायर फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ लोअर निकाल के मैंने एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया जी, 5.5 लाख पूरे साल का निकल के आया। फिर बोला जी अब बताओ एक्चुअल रेंट कितना था। एक्चुअल रेंट जी 50,000 के हिसाब से इंटू 10 मंथ, 10 ही महीने का आया, तो एक्चुअल रेंट 5 लाख हुआ, राइट। एक्चुअल रेंट 5 लाख हुआ। तो एक जो जनरल प्रोविजन है फ्रेंड्स, जनरल प्रोविजन यही बोलता है कि इन दोनों में से जो भी हायर है वो मेरी क्या बनेगी, जीएवी। दोनों में जो हायर है वो मेरी जीएवी बनेगी, यानी इस केस में मेरी जीएवी क्या बनेगी, जनरल रूल 5,50,000। एक नॉर्मल रूल, देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये एक्सपेक्टेड रेंट तो आपने 12 महीने का ले लिया और आप कहते हो जी एक्चुअल रेंट 10 ही महीने का था, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी 10 महीने का निकालते। तो गवर्नमेंट यहां पर पता है क्या बोलती है, गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो बोलती है हमने थोड़ी ना बोला था जी घर को 2 महीने खाली रखो। घर 2 महीने खाली रहा तो वो तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं है। घर क्यों खाली छोड़ा, अगर खाली छोड़ा तो एक्सपेक्टेड रेंट तो मिनिमम आपसे टैक्स रखवा लेंगे, मतलब आपका घर खाली नहीं रहना चाहिए। खाली रहा तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप देख लो खाली घर पे टैक्स दे रहे हो आप। 2 महीने घर खाली पड़ा था, आपने एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का मुझसे कैलकुलेट करवाया और एक्चुअल रेंट बोला 10 महीने का, राइट, तो 5.5 लाख। एक सिनेरियो फ्रेंड्स ये भी हो सकता था, यहां पर एक सिनेरियो ये भी हो सकता था कि एक्चुअल रेंट मेरा 60 के पर मंथ है, तो उस केस में 60 इंटू 10, तो ये 5 लाख की जगह 6 लाख हो जाता, तो जीएवी कितनी बनती, 6 लाख। विच एवर इज हायर, राइट, तो विच एवर इज हायर,
तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकालो, एक्चुअल रेंट 10 महीने का निकालो, जितने महीने किराए पर था उन दोनों में जो भी हायर है दैट इज जीएवी। एक जनरल रूल है ये हर जगह अप्लाई होगा आपका। लेकिन उन्होंने यहां बोला, राइट, लेकिन उन्होंने यहां बोला फ्रेंड्स, अपने एग्जाम्पल को थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर देता हूं, जैसे पहले था, राइट, 50,000 रुपए रेंट था, 50,000 के हिसाब से 5 लाख आया और एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का 5.5 लाख आया, जीएवी मेरी 5.5 आ गई। अब मैं थोड़ा सा, मेरे को चुभ रहा है ये कि भाई मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, एक तो मेरा घर किराए पे खाली पड़ा था, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, थोड़ी सी आपको छूट देते हैं। क्या छूट देते हैं? आप बस इतना चेक करो, आप बस इतना चेक करो कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट, राइट, ज्यादा आया है, जो एक्सपेक्टेड रेंट आपका, एक सेकंड फ्रेंड्स देना, आपको फ्रेंड्स केवल ये चेक करो कि आपका जो एक्चुअल रेंट आया है, एक्चुअल रेंट आपका कम आया, एक्चुअल रेंट कम आया 5 लाख, क्या ये ड्यू टू वैकेंसी है? बस इतना निकाल लो, क्या ये ड्यू टू वैकेंसी है? मतलब अगर ये घर खाली नहीं होता तो क्या ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता? क्या ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता? मैंने कहा जी चेक कर लेते हैं कि अगर ये घर खाली होता, मतलब खाली नहीं होता, मतलब 50,000 इंटू 12, अगर ये घर खाली नहीं होता तो इसका रेंटल कितना निकलता? इसका रेंटल निकलता जी 6 लाख रुपए, राइट। अगर ये घर खाली नहीं होता तो इसका रेंटल वैल्यू 6 लाख आती सर। क्योंकि ये घर खाली पड़ा था इसीलिए इसकी वैल्यू 5 लाख निकल के आई। यानी कि जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल में तो ज्यादा ही होना था एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर मैं इन दोनों को, राइट, और इन दोनों को कंपेयर करूं पूरे 12 महीने के, तो एक्चुअल रेंट ज्यादा होना था, एक्चुअल रेंट ज्यादा होना था, बट क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी 2 महीने खाली पड़ी थी इसीलिए ये कम रह गया। यानी कि जो शॉर्टेज हुई वो ड्यू टू वैकेंसी हुई है, ड्यू टू वैकेंसी शॉर्टेज हुई है। तो यहां पर रूल ये बोलता है कि अगर आपकी शॉर्टेज जो हुई है वो ड्यू टू वैकेंसी हुई है, अगर आपकी शॉर्टेज ड्यू टू वैकेंसी है तो उस केस में जीएवी जो मानी जाएगी वो एक्चुअल रेंट मानी जाएगी। मैं रिपीट करूंगा एग्जांपल के साथ। पहले आपको चेक ऐसे ही करना है, पहले 12 महीने का आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है और जीएवी निकालनी है। बट जीएवी अगर मेरी एक्सपेक्टेड रेंट निकलती है, यानी एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा हो गया, तो वो मेरे को चुभेगा। क्यों चुभेगा? क्योंकि मेरा एक्चुअल रेंट कम रह गया। मेरा एक तो घर का खाली पड़ा था, ऊपर से आप मेरे से कह रहे हो जी एक्सपेक्टेड रेंट पे मेरे को दो। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, केवल इतना चेक करो कि अगर ये घर खाली नहीं होता, ये घर खाली नहीं होता तो क्या आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाता? मैंने कहा चेक कर लो सर, 50,000 के हिसाब से किराया है, 12 महीने अगर मान लो किराए पर उठ जाता है तो 6 लाख हो जाती वैल्यू। तो क्या ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होती? एक्सपेक्टेड रेंट 5.5 लाख है, अगर ये घर किराए पर पूरे साल उठा होता तो ये 6 लाख हो जाता। तो यानी कि मेरा जो कमी आई, मेरा जो ये कम रह गया एक्चुअल रेंट 5 लाख रह गया, एक्सपेक्टेड रेंट से जो कम रह गया वो क्यों रह गया? ड्यू टू वैकेंसी। अगर ये ड्यू टू वैकेंसी है, इफ इट इज ड्यू टू वैकेंसी, उस केस में हम आपका जो एक्चुअल रेंट है उसी को जीएवी मान लेंगे। यानी इस सिनेरियो में मेरी जीएवी 5.5 नहीं होगी, मेरी जीएवी 5 लाख रुपए होगी। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मेरा एक घर है, मेरा घर 9 महीने किराए पर है, 2 महीने वैकेंट है, 3 महीने वैकेंट है। 9 महीने किराए पर, 3 महीने वैकेंट, 9 महीने किराए पर, 3 महीने वैकेंट। 9 महीने जो किराए पर है वो 1 लाख रुपए पर मंथ किराए पर है, 1 लाख रुपए पर मंथ किराए पर है। मैंने कैलकुलेट किया जी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है इस पूरे घर की, 12 महीने की म्युनिसिपल वैल्यू मैंने निकाली जी 12 लाख, राइट। फेयर रेंट पूरे 12 महीने का कितना बनेगा? अभी 12 महीने की कैलकुलेशन होगी। फेयर रेंट 12 महीने का मैंने बोला जी वो 14 लाख रुपए बनेगा। दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर किया तो हायर निकालना है, हायर 14 लाख। इस 14 लाख को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट पूरे 12 महीने के, अभी 9 या 3 नहीं देखना, पूरे 12 महीने का। मैंने बोला जी स्टैंडर्ड रेंट कितना बनेगा? स्टैंडर्ड रेंट मेरा बनेगा जी 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए स्टैंडर्ड रेंट बनेगा। तो आपका इन दोनों में जो लोअर है, दैट इज
एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना हो गया? 11 लाख। अब 11 लाख रुपए मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बना, 11 लाख रुपए मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बना। अब इसको कंपेयर किससे करूंगा? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट 9 महीने का 1 लाख के हिसाब से आया मेरे पास 9 लाख रुपए। जनरल रूल ये बोलता है हायर ऑफ दीज टू विल बी जीएवी। दो भी इनमें हायर है वो जीएवी, बट यहां पर एक एक्सेप्शन डाला कि अगर ये जो एक्चुअल रेंट कम रह गया, एक्सपेक्टेड रेंट से कम रह गया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लगाऊंगा। लेकिन ये जो कम रह गया, क्या ये ड्यू टू वैकेंसी है? क्या ये ड्यू टू वैकेंसी है? मैंने कहा जी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 9 महीने किराए पर उठा था, 9 की जगह अगर 12 उठ जाता तो 1 लाख के हिसाब से कितना किराया आता? 12 लाख रुपए। ये 12 लाख रुपए क्या इस 11 लाख से ज्यादा है? यस, 12 लाख ज्यादा है। यानी कि मेरा घर अगर 12 महीने के लिए किराए पर उठा होता तो मेरे पास 12 लाख का किराया आया होता। वैकेंसी रह गई, वैकेंसी रह गई, इसीलिए 9 महीने रह गया, 9 लाख का रह गया। वैकेंसी की वजह से ये कम रह गया। इफ इट इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, अगर ये लोअर है वैकेंसी की वजह से, अगर आपका रेंट कम आया है, अगर आपको लॉस हो रहा है वैकेंसी की वजह से, तो आपका जो जीएवी बनेगा वो एक्चुअल रेंट होगा 9 लाख रुपए। एक और एग्जांपल ले लो, लो जी एक और एग्जांपल ले लो। मेरा स्टैंडर्ड मेरा एक्चुअल रेंट, एक सेकेंड, मेरा फेयर रेंट 1 लाख रुपए, मेरा म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, इसको 1 लाख इंटू 12 लाख कर दो, 12 लाख रुपए पूरे साल का निकालते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 11 लाख रुपए, तो हायर दोनों में क्या बनेगा? हायर बनेगा 12 लाख रुपए। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट मेरा कितना है जी? स्टैंडर्ड रेंट मेरा है सपोज, स्टैंडर्ड रेंट मेरा है सपोज 10 लाख रुपए, राइट। तो दोनों में जो लोअर है ये एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, तो 10 लाख। अब मेरा जो एक्चुअल रेंट आया और मेरी जो प्रॉपर्टी थी फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी 10 महीने राइट रेंट पर थी और 2 महीने वेकेट थी। 10 महीने रेंट पर थी और 2 महीने के लिए वेकेटेड थी। और किराए पर कितने उठी हुई थी? किराए पर उठी थी 80,000 रुपए पर मंथ से। हिसाब लगा रहा हूं कितने में एग्जाम्पल ठीक बैठेगा, ठीक है। 80,000 रुपए पर मंथ किराए पर उठी हुई थी। तो 80,000 के हिसाब से 8 महीने का किराया कितना आया? एक्चुअल रेंट, राइट, ये आया मेरा 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल बोलता है इन दोनों में जो भी हायर है वो मेरा क्या बन जाएगा? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इट इज जनरल रूल। लेकिन फिर मैंने बोला जी एक काम करो, चेक कर लो, क्या ये जो कम है ये ड्यू टू वैकेंसी है? मतलब अगर वैकेंसी ना होती 2 महीने की तो क्या ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाता? मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो 12 महीने का किराया निकाला, 12 इंटू 80,000, 80,000 को 12 महीने से कैलकुलेट किया, राइट। कितना आया जी? 12 अट्ठे 96, 9,60,000, राइट, 9,60,000। मतलब मेरा घर अगर पूरे साल भी किराए पर उठ जाता तब भी 8 की जगह कितना होता? 960। तब भी 8 की जगह कितना होता? 960। क्या ये 960 10 लाख से ज्यादा है? नहीं, कम है। तो इसका मतलब जो ये जो कमी आई ये ड्यू टू वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं भी होती तब भी तो आपके पास किराया 9,60,000 ही आता, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। यानी ये ड्यू टू वैकेंसी नहीं है, ये तो किसी और रीजन से है। आपने अपने घर को सस्ते में किराए पर उठा रखा था, आपने अपने घर को सस्ते में किराए पर उठा रखा था। ये ड्यू टू वैकेंसी नहीं है, राइट। और जब फ्रेंड्स ये ड्यू टू वैकेंसी नहीं है तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही जीएवी बनेगी 10 लाख। यही मेरी जीएवी बनेगी 10 लाख। ठीक है जी, क्लियर, राइट। तो फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है। मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट पहले पूरे 12 महीने का निकालना है, जैसे मैंने अभी तक सीखा। उस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। अगर तो एक्चुअल रेंट जो जितने भी महीने के लिए किराए पर उठा उतने महीने का एक्चुअल रेंट लेंगे। अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ जाए तो फिर ज्यादा वाली फिगर ले लो, आगे कुछ करना ही नहीं। अगर मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आता 10 लाख, राइट, और एक्चुअल रेंट फॉर 10 मंथ मान लो 1,20,000 रुपए पर मंथ पे मैंने प्रॉपर्टी किराए पर उठाई हुई है, तो एक्चुअल रेंट मेरा कितना आ जाता? 10 महीने का। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, एक्चुअल रेंट 10 महीने का, कितना आया था? 1,20,000 के हिसाब से 12 लाख रुपए। इन दोनों में से हायर कौन सा? एक्चुअल रेंट। तो सीधा सीधा 12 लाख मेरी क्या बन जाएगी? 12 लाख मेरी GAV बन जाएगी, राइट।
ड्यू टू वैकेंसी है या नहीं है वो मुझे कब देखना है? वो मुझे देखना है फ्रेंड्स अगर मेरा एक्चुअल रेंट इस 10 लाख से कम आ जाता, जैसे मेरे इस एग्जांपल में कम आ गया, अब मुझे देखना है, अब मुझे सोचना है कि मेरी जीएवी ये वाली वैल्यू होगी या ये वाली वैल्यू होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स केवल इतना कंपैरिजन करना है कि अगर मेरा घर पूरे साल किराए पर उठा होता तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना आता, पूरे साल किराए पर उठाता एक्चुअल रेंट कितना आता, उस एक्चुअल रेंट अगर वो एक्चुअल रेंट पूरे साल पर उठा होता, वो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे साल किराए पर उठा होता तो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। ये जो कम रह गया वो ड्यू टू वैकेंसी है, कम ड्यू टू वैकेंसी है, क्योंकि अगर ये वैकेंसी ना होती तो किराया ज्यादा आता मेरे पास। तो ड्यू टू वैकेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यू टू वैकेंसी है तो बेनिफिट ले लो आप जो एक्चुअल रेंट है उसी को जीएवी बना लो। तो फ्रेंड्स यहां पर एक गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया है कि अगर वैकेंसी की वजह से मेरा कुछ लॉस हो रहा है तो उस लॉस को पूरा करा दिया, उस लॉस का मुझे बेनिफिट दे दिया। लेकिन ये बेनिफिट आपको और कहीं नहीं मिलेगा पूरे चैप्टर के अंदर, ये यही एक एक्सेप्शन है बस। बाकी सब जगह ये 2 कैलकुलेशन करनी है और हायर ऑफ दीज 2, बस खत्म। बस ड्यू टू वैकेंसी अगर है तो वैकेंसी के केस में फ्रेंड्स मुझे चेक करना है। कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स एक बार पूछ लेना, राइट? कुछ डाउट है तो पूछ लेना, एक बार चल के फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं जो लिखा है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस vacate for some time. If house property is partially let out and partially vacate, GAV is computed as follow. Expected rent, the expected rent shall be computed for 12 months. पूरे 12 महीने का expected rent निकालो. Considering the property was fully let out. मान लो कि पूरे 12 महीने let out थी. उसके बाद rent received और receivable. While computing rent received or receivable, the rent for the period during which house was vacant shall be excluded. मतलब जितने महीने के लिए किराए पर उठा बस उतने महीने का कैलकुलेट कर लो एक्चुअल रेंट। उसके बाद जीएवी क्या होगी, जीएवी विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इन दोनों में जो भी हायर होगा वो मेरी जीएवी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो मैंने एक स्पेशल केस एक्सेप्शन बताया वो आ गया। इफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब जो 10 महीने का मुझे रेंट मिला मेरे एग्जांपल में वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम निकल के आई और वो ड्यू टू वैकेंसी है, राइट, देन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल शैल बी कंसीडर्ड जीएवी। उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को नहीं मानेंगे, ऑल्दो एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, बट वो ज्यादा क्यों हुआ, ड्यू टू वैकेंसी, और ड्यू टू वैकेंसी है तो उस केस में रेंट जो एक्चुअल रिसीव हो रहा है वही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, ठीक है। यहां एक फ्रेंड्स छोटे से चार्ट के थ्रू भी बताया हुआ है, जीएवी निकाल लो। 2 केस हो सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अदर केस। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएवी हमेशा नील होगी। फ्रेंड्स अभी इस चार्ट को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी बहुत सारी और चीजें आएंगी जो इससे रिलेटेड है, पहले वो कर लो फिर इस चार्ट को देखना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमें समझ में आता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। 4 सिचुएशन दे रखी है फ्रेंड्स। फेयर रेंट 9,000, 13, 16, 12। म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है अलग अलग सिचुएशन में। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। रेंट रिसीव कितना हुआ वो दे रखा है, और कितने महीने प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, 1 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना। हर सिनेरियो में मेरे को कैलकुलेशन करनी है अब जीएवी की, ठीक है। पहले केस में फेयर रेंट, अब हर जगह देखो 9 × 12 1 8, 10 × 12 1 20, 12 × 12, राइट। स्टैंडर्ड रेंट ये इन दोनों में से जो हायर होगा 1 20, उसके बाद 12 × 12 1 44, इन दोनों में जो लोअर होगा 1 20 ले लिया, राइट। सेम हर जगह ये काम कर लिया। 13 × 12 1 56, 9 × 12 1 8, इन दोनों में जो हायर 1 56, 11,000 स्टैंडर्ड रेंट × 12 1 32, इन दोनों में जो लोअर 1 32, ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। सेम यहां पर निकाल लिया एक्सपेक्टेड रेंट, सेम यहां पर निकाल लिया। तो एक्सपेक्टेड रेंट तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे 12 महीने का निकलेगा। अब इसके आगे समझने वाली चीज है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। 7,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1 महीने घर खाली था तो 11 महीने का 11 × 7 77,000, 11,500 × 12 1 26, 16,000 × 10 1,60,000, 2 महीने खाली था। 20,000 × 10 क्योंकि 2 महीने खाली था, 10 महीने का किराया आया 2 लाख रुपए, राइट। अब यहां पर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकाल लिया। अब इसमें रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ देयर इज नो वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी होती ही नहीं
तो रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना होता? अगर कोई वैकेंसी नहीं होती तो 12 इंटू 7 84,000 रुपये किराया आता मेरे पास। 11,500 इंटू 12 1,38 का किराया आता। 16,000 इंटू 12 1,92 का। 20,000 इंटू 12 2,40 का। जीएवी कितनी होगी? जीएवी पहले इन दो को कंपेयर करो। इन दोनों में से हायर कौन सा है? एक्सपेक्टेड रेंट। रेंट रिसीव्ड लोअर रह गया, राइट? रेंट रिसीव्ड लोअर रह गया तो अब चेक करो कि अगर ये घर किराए पर खाली नहीं होता, अगर घर खाली नहीं होता, अगर ये घर खाली नहीं होता तो क्या ये 1,20 से ज्यादा होता? एक्चुअल रेंट 1,20 से ज्यादा होता। अगर घर खाली नहीं होता तब भी किराया मेरे पास 84,000 रुपए आता, यानी वो इन एनी केस 1,20 से कम होता। इसीलिए एक्सपेक्टेड रेंट, इसीलिए जीएवी मेरी 1,20 बनेगी, क्योंकि ड्यू टू वैकेंसी नहीं है। आपने घर को सस्ते में किराए पर उठा रखा है, हम तो एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लगाएंगे, राइट? दूसरा सिनेरियो, एक्सपेक्टेड रेंट 1,32, रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 1,26, राइट? इनमें से लोअर कौन सा? रेंट रिसीव्ड, तो टैक्स किस पे लगेगा? 1,32। लेकिन अगर पहले चेक करो, अगर ये मेरा घर खाली नहीं होता तो एक्चुअल कितना किराया आता? अगर खाली नहीं होता तो 1,38 आ जाता। 1,38 1,32 से फालतू हो गई, मतलब अगर मेरा घर खाली नहीं होता तो मेरा जो रेंट रिसीव्ड होता वो ज्यादा होता, यानी ये ड्यू टू वैकेंसी कम रह गया। अब ये पता चल रहा है घर खाली था इसलिए कम रहा, वरना कम नहीं होता, ये ज्यादा ही होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप एक्चुअल रेंट जो है ना इसको जीएवी बना लो, 1,26,500 को जीएवी बना लो। सिनेरियो नंबर 3, एक्सपेक्टेड रेंट 1,92, किराया कितना आया? 1,60, 2 महीने का, राइट? 2 महीने का। अगर ये मेरा घर किराए पर उठा होता तो कितना आता जी? 1,92। क्या 1,92 इससे कम है? नहीं है, बराबर होता, बराबर होता, कम नहीं होता उससे, राइट? उससे कम नहीं होता, कम नहीं होता, कोई बात नहीं, फिर 1,60 ले लो, बेनिफिट ले लो, राइट? तीसरा सिनेरियो, चौथा सिनेरियो, राइट? एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 84,000, रेंट रिसीव कितना हुआ? 2 लाख। तो इसमें इसको देखना ही नहीं है, इनमें जो हायर है, हायर जब ये है तो फिर इसी को हायर उठा लो, 2 लाख पे हमें टैक्स लगा देना है। 2 lakhs इज माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है? यहां पर फ्रेंड्स नीचे नोट जो मैंने बोला है वो लिखे हुए हैं, राइट फ्रेंड्स? एक ये वाला पार्ट और कर लेते हैं, कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ फुल ईयर वैकेट। 1-2 चीजें और कर लेते हैं छोटी छोटी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करवाऊंगा आज, तो कुछ छोटी छोटी चीजें और कवर कर लेते हैं आज की में, राइट? कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस वैकेट फॉर फुल ईयर। कोई घर है जो पूरे साल खाली पड़ा है, पूरे साल घर खाली पड़ा है, क्या होना चाहिए? पूरे साल घर खाली पड़ा है, पूरे साल फ्रेंड्स अगर घर खाली पड़ा है तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम्हारा नुकसान तुम भरो, हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लगा देंगे। अगर घर पूरे साल खाली पड़ा है तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो 12 महीने का और वो मेरा जीएवी बन जाएगा, बस इतना सा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा जी एक घर है पूरे साल खाली पड़ा था, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू इतनी, राइट? फेयर रेंट इतना, स्टैंडर्ड रेंट इतना, ठीक है जी, उस पर इतना म्युनिसिपल टैक्स भी पे किया, लोन ले रखा है, ये लोन भी है, उस पर सब कुछ दे रखा होगा आपको। आप सीधा एक्सपेक्टेड रेंट निकालो 12 महीने का, वो मेरी जीएवी बन जाएगी। उस जीएवी में से जो टैक्स पे किया है उसके छूट लेके एनएवी निकाल दो और उसमें से 24A 24 भी सब मिलेगा और बैलेंस पे टैक्स दे देना है, ठीक है? तो कंपटीशन ऑफ इनकम, तो फ्रेंड्स यहां पर 2 अलग अलग चीजें हैं। कुछ टाइम के लिए घर किराए पर था और कुछ टाइम के लिए खाली पड़ा था। कुछ टाइम के लिए घर किराए पर था, कुछ टाइम घर खाली पड़ा था, तो उस केस में रूल अलग है जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन अगर पूरा ही खाली है तो फिर ड्यू टू वैकेंसी कुछ नहीं है, पूरा घर तुमने जानबूझ के खाली छोड़ रखा है, हमारा नुकसान मत कराओ, एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स दे दो। सेक्शन 23(1)(c), इफ हाउस प्रॉपर्टी इज वैकेंट थ्रू आउट द ईयर विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। हम मान लेंगे लेट आउट थी, हमने मान लिया ही लेट आउट थी, हमने मान लिया ही किराए पे नहीं थी, डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। डीम्ड वाले प्रोविजन होते हैं दादागिरी वाले, ये दादागिरी वाले ही होते हैं कि हो या ना हो हमने मान लिया है, हमने मान लिया तो हो गया, ठीक है जी। द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विल बी कंप्यूटेड इन द सेम मैनर एज फॉर लेट आउट इनकम। द एक्सपेक्टेड इनकम फॉर द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड द जीएवी इवन दो द प्रॉपर्टी वाज नॉट एक्चुअली रेंटेड आउट ड्यूरिंग द ईयर। बस खत्म हो गया, ठीक है। ये सिनेरियो इतना सही था फ्रेंड्स कि पूरे साल घर अगर खाली पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, पूरे साल अगर घर खाली पड़ा है तो उसकी एक्सपेक्टेड रेंट पर टैक्स लगा देंगे, ठीक है।
देन इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, कोई प्रॉपर्टी है जो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी हुई है। फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये पॉइंट, पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा, ऑलरेडी शुरू में ही मैंने करवा दिया ये वाला। As per section 23(5), when property consisting of a building or land appurtenant thereto held as stock in trade and is not let out during the entire previous year and the annual value or property part will be considered nil। लेकिन एक छोटी सी चीज इसमें और भी है, राइट, will be nil, राइट। उसने क्या क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक बिल्डर है, मैं एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं। एक बिल्डर है, एक बिल्डर ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, राइट, 25-30 माले की, उसमें बहुत सारे फ्लैट बना दिए, राइट। इसको उसने रखा हुआ है, किस लिए, इनको सेल करेगा एज ए स्टॉक इन ट्रेड, उनको बेचेगा, ये उसकी इन्वेंट्री हो गई, ये उसको बेचेगा। वो कह रहा है कोई बात नहीं, और इसने इसको खाली रखा हुआ है अपने पास, खाली रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाली रखा हुआ है तो कोई इसकी रेंटल वैल्यू नहीं होगी, इसकी जो एनुअल वैल्यू जीएवी निकलेगी वो जीएवी होगी निल। अगर वो इसको किराए पर उठा दे, अगर वो इसको किराए पर उठा दे तो कहां पर जाएगी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम हाउस प्रॉपर्टी हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखा है और टेम्परेली उसको किराए पर उठा दिया तो वो इनकम कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। अब मान लो ये बंदा इसको किराए पर ही नहीं उठाता, पहला साल खाली पड़ा है, घर बन चुके हैं, पहला साल, एक साल निकल गया खाली पड़ा है, दूसरा साल भी निकल गया खाली पड़ा है, घर बिक ही नहीं रहे इसके, ना बिक रहा है और ना किराए पे उठा रहा है। गवर्नमेंट कहती है बस 2 साल तक, 2 साल तक हम वेट करेंगे, 2 साल तक हम वेट करेंगे, आपको इस प्रॉपर्टी को बेचना है तो बेच दो, वरना 2 साल के बाद इसको किराए पर उठा देना, क्योंकि 2 साल के बाद एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना वो जीएवी बन जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट पे हम हाउस प्रॉपर्टी में आपसे टैक्स लेना शुरू कर देंगे। हम ये मान लेंगे जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी होती है उस पर क्या रूल लगता है, एक्सपेक्टेड रेंट इज जीएवी, वही रूल यहां पर लग जाएगा, लेकिन आपको 2 साल के लिए छूट है। और वो 2 साल कब से मिलेंगे, एक होता है फ्रेंड्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है अथॉरिटी से कि भाई ये बिल्डिंग बन चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है कि अब ये रहने के लिए रेडी है। कह रहा है जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके 2 साल तक आप इसको खाली रख सकते हो, चाहिए आपका स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन फिर भी आप इसको बस 2 साल तक रख सकते हो, इससे फालतू नहीं। 2 साल तक तो ठीक है, आप 2 साल तक वेट कर लो आप उसको, क्योंकि हर बिल्डर क्या करता है, देखो अगर वो आज घर बनाएगा और किराए पर उठा दे तो उसके बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं, घर पुराना हो जाएगा। पुराना घर लोग चाहते हैं भाई मैं बिल्डर से ले रहा हूं, नया घर लूं, फ्रेश प्रॉपर्टी लूं, ठीक है, तो वो कहेगा जी मेरे को फ्रेश प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने अच्छे से उसको डेकोरेट किया हुआ है, मैं इसको नहीं बेचना चाहता अभी। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, 2 साल है तुम्हारे पास, तुम 2 साल रखो अपने पास, 2 साल में बेच दो। तुम 2 साल में भी नहीं बेच पा रहे, क्यों भाई नुकसान करा रहे हो, अपना भी नुकसान कर रहे हो और हमारे टैक्स का भी नुकसान करा रहे हो, राइट। तो अगर तुम्हें अब इसको किराए पर नहीं उठाना है तो मत उठाओ, लेकिन हमारे टैक्स का अब नुकसान नहीं होगा। 2 साल के बाद भी अगर तुमने इसको खाली रखा तो हम मान लेंगे जो प्रॉपर्टी वेकेट वाले रूल है वो इसके ऊपर लगा देंगे, हम डीम्ड लेट आउट मान लेंगे इसको, डीम्ड लेट आउट, राइट। और इसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर देंगे। एक्सपेक्टेड रेंट वही वो 3 सिनेरियो, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, 3 चाहिए होते हैं उसके लिए, तो एक्चुअल की जरूरत ही नहीं होती। एक्सपेक्टेड रेंट ही उसकी टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा, इनकम उसकी जीएवी बन जाएगा, बस इतना सा लिखा हुआ है, देख लो जी, ठीक है। एज पर सेक्शन व्हेन प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द एंटायर प्रीवियस ईयर, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड निल फॉर द फॉलोइंग पीरियड। फॉर द फॉलोइंग पीरियड कह रहा है कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक ही निल होगी, कितनी, 2 years। The period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of property is obtained from the competent authority। मेरे को सर्टिफिकेट मिला कब, मेरे को सर्टिफिकेट मिला 31 अगस्त 2023 को। कह रहा है 31 अगस्त 2023 को आपको सर्टिफिकेट मिल गया। इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। कह रहा है बस इसके एंड से लेकर 2 year, इसके एंड से लेकर 2 year बस, ठीक है। जिस साल भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेकर 2 साल तक आप इसकी जो एनएवी जीएवी है वो निल मान लो, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। उस तब तक भी या तो बेच दो या फिर किराए पर उठा लो, ना आप बेच पा रहे हो और ना किराए पर उठा पा रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, उसके बाद वही होगा जो ऊपर इनके साथ हुआ था, कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस वेकेट फॉर फुल ईयर।
फुल ईयर डीम्ड लेट आउट एक्सपेक्टेड रेंट ही मेरी जीएवी बन जाएगी। ठीक है, चलो जी, एक होता है फ्रेंड्स, चलो पॉइंट नंबर 9 को एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा इसमें समझाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9 को थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज जो किया, राइट, आज जो किया उसका रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी? हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होगी किसी भी बिल्डिंग से, कोई भी स्ट्रक्चर है, कौन सा इमूवेबल, उससे अगर मेरे पास कोई रेंटल इनकम आ रही है तो वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। उससे जुड़ी हुई कोई लैंड है, उसकी भी इनकम जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी। लेकिन अलग से कोई लैंड है, उससे कोई इनकम आती है तो वो अदर सोर्सेज में चली जाएगी। मेरी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को मैं सेल परचेज करता हूं, मैं फ्लैट बनाता हूं, उनको सेल परचेज करता हूं, वो मेरी इनकम कहां पर जाएगी? बिजनेस में जाएगी। मेरा एक घर पड़ा हुआ है, मैंने उसको सेल कर दिया, वो मेरी इनकम कहां पर जाएगी? कैपिटल गेन में जाएगी। मेरा कोई सेपरेट घर पड़ा हुआ है, उसको किराए पर उठा के अर्निंग आती है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। मेरी मकान पड़ी है, दुकान पड़ा है, गोदान पड़ा है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग पड़ी है साइड बाय साइड, मैंने उसको किराए पर उठा दिया, मेरी इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन अगर मेरा रेंट पर उठाने का बिजनेस है, मैं बिल्डर हूं, मैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता हूं और उसको किराए पर उठाता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया दिल्ली में, गुड़गांव में डीएलएफ, उसका काम ही है बिल्डिंग बनाना, उसको किराए पर उठा देना। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को किराए पर उठाता है, महंगी महंगी। कहां पर अर्निंग जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन। तो अगर वो मेरा बिजनेस है तो बिजनेस प्रोफेशन में, अगर वो कैपिटल नेचर का है तो मेरा कैपिटल गेन, अदरवाइज कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो गया। कौन कौन सी? कैसी भी बिल्डिंग को, सब हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट उसके अंदर करनी है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो टेक्निकल पार्ट है वो जीएवी है, राइट। जीएवी कैसे कैलकुलेट होगा? जीएवी कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला हमारे पास 3 फिगर होनी चाहिए। नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यू, नंबर 2 फेयर रेंट। उन दोनों को कंपेयर करो, उन दोनों में जो हायर है उसको ले लो और इस हायर वैल्यू को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में जो लोअर आएगी वो मेरी क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेंट। वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करो, एक्चुअल रेंट कितना आया, एक्चुअली मेरे को कितना मिला, उससे कंपेयर करो। इन दोनों में जो हायर होगा वो मेरी जीएवी बनेगी। कई बार क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स आपको क्या आएगा? आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी, फेयर रेंट भी नहीं दिया, सीधा स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी, तो स्टैंडर्ड वैल्यू मेरी एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू मिसिंग है उसको छोड़ के बाकी को पकड़ के कैलकुलेशन कर देना। ऐसा नहीं है जो मिसिंग है छोड़ दोगे तो क्वेश्चन ही छोड़ाओ। मान लो मेरे को फेयर रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं फेयर रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लूंगा, फेयर रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके लोअर एक्सपेक्टेड रेंट निकाल दूंगा। ठीक है, तो जो है उससे कंपेयर कर लो हर स्टेप पे, जिस स्टेप पे जो मिसिंग है छोड़ दो, राइट। जीएवी मुझे निकालना आ गया, जीएवी में, राइट, जीएवी मुझे निकालना आ गया। लेकिन जीएवी के फ्रेंड्स डिफरेंट सिनेरियो, बट जीएवी से पहले, डिफरेंट सिनेरियो से पहले जीएवी से मेरे फ्रेंड्स मुझे एक डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कौन सी है? म्युनिसिपल टैक्सेस की। म्युनिसिपल टैक्सेस जो एक्चुअल मैंने पे किए और जो मैंने पे किए, मैंने एक्चुअली पे किए, किसी और ने पे किए, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। ड्यू हो गए बट मैंने पे नहीं किए, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। जिस साल में मैंने पे किए, जितना पे किया, एक्चुअल बेसिस पर डिडक्शन मिल जाएगी। म्युनिसिपल टैक्सेस, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी, आएगी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से फ्रेंड्स 2 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 24B, 24 स्मॉल ए 24 स्मॉल बी। 24A में मिलेगी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जितना भी एनएवी आया उसका फ्लैट 30। एक्चुअल खर्चे कितने हैं मुझे नहीं पता, छोड़ दो, मेंटेनेंस के लिए डिडक्शन मिलती है फ्रेंड्स। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको जो वर्ड यूज करना है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एज पर सेक्शन 24A, 30% ऑफ एनएवी। साथ में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, उस घर को लेने के लिए मैंने लोन लिया था, उस लोन पर मैंने बैंक को इंटरेस्ट पे किया है, उस इंटरेस्ट की भी डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 24B। तो एनएवी से 2 डिडक्शन, 24A 30% फ्लैट, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दोनों डिडक्शन लेने के बाद जो बचा दैट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, राइट, बढ़िया, इसके ऊपर टैक्स लगा दो। टैक्स की कैलकुलेशन तो हमें आती है, बट यहां पर फ्रेंड्स डिफरेंट सिनेरियो आएंगे आपको जीएवी कैलकुलेट करने के लिए कि जीएवी कैसे कैलकुलेट होगी। जैसे एक सिनेरियो हमने देखा कि मेरी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर
राइट, थ्रू आउट द ईयर किराए पर उठी हुई थी, थ्रू आउट द ईयर किराए पर उठी हुई थी। तो जैसा हमने सीखा है वैसा ही करना है, सब कुछ 12 महीने का निकाल लो और कैलकुलेट कर दो। इशू आता है तब जब हर साल कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे 10 महीने मेरी प्रॉपर्टी किराए पर थी, 2 महीने के लिए खाली पड़ी थी। 10 महीने किराए पर, 2 महीने खाली पड़ी थी, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकाल लो, निकाल लिया एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का। अब इसको कंपेयर करो 10 महीने के एक्चुअल रेंट से, दोनों में जो हायर हो उस पर टैक्स लगा दो, दोनों में जो हायर हो उस पर टैक्स लगा दो। अगर एक्चुअल रेंट हायर है तो उस पर टैक्स लगा दो, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा निकल आए तो चेक करो, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा निकल आए तो चेक करो क्या एक्चुअल रेंट जो कम रह गया ड्यू टू वैकेंसी है, ड्यू टू वैकेंसी है। चेक करने के लिए राइट 12 महीने का एक्चुअल रेंट निकाल लो, 12 महीने आया नहीं बट निकाल लो और उसको एक्चुअल रेंट, उस एक्चुअल रेंट को 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करो, एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करो। और अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा बन जाए, एक्चुअल रेंट ज्यादा बन जाए, इसका मतलब एक्चुअल में एक्चुअल रेंट जो कम रह गया वो ड्यू टू वैकेंसी रह गया, तो उस केस में जो मेरा एक्चुअल रेंट है वो मेरा जीएवी बन जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा सिनेरियो आया फ्रेंड्स, मेरी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर खाली पड़ी थी, थ्रू आउट द ईयर खाली पड़ी थी, तो 12 महीने का रेंट निकाल लो, एक्सपेक्टेड रेंट, 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट, और वही मेरी क्या बन जाएगी, जीएवी। एक सिनेरियो आया, मैंने प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखी हुई है, खाली पड़ी है स्टॉक इन ट्रेड, उन्होंने कहा कोई बात नहीं रख लो स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन 2 साल तक। कब से, जब से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से लेकर 2 साल तक हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, खाली पड़ी रहने दो, आपकी जीएवी निल। लेकिन 2 साल के बाद क्या करेंगे, वेकेटेड वाली प्रॉपर्टी के रूट लगा देंगे, डीम्ड लेट आउट मान लेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट ही आपकी जीएवी बन जाएगी। ठीक है जी, तो यहां तक फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया आज, इसके आगे का करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में परसों। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। क्लासेस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।